बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 200 एक साथ सुन चुके हैं और अब 201 किस मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके हलक से तकलीफ दे करा खारिज हुई। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे कोई मौका दिया और उसकी गिरफ्त में आ गया तो वो मेरा खुचूमर भी बना सकता है। चुनाचे मैंने उससे अगली ठोकर मारी, लेकिन उसी वक्त उसने मेरी तरफ करवट बदली। नतीजा ये हुआ कि ठोकर उसकी खोपड़ी के बजाय उसकी नाक पर पड़ी। उसकी नक्सीर फूट गई और नाक से खून इंतहाई तेजी से बहने लगा। ये गोया उसका इख्तिताम था, मगर मैंने इसी पर इक्तफा नहीं किया और मुसलसल उसे ठोकरों पर रख लिया। मेरा हदफ उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि चंद लम्हों के अंदर अंदर उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो गया और वो चीखते चीखते बेहोश हो गया। मैंने उसे बालों से पकड़कर चंद झटके दिए, मगर इतनी ठोकरें खाने के बाद उसे होश भी कहाँ रह सकता था। मैं उसे छोड़कर हट गया। वक्ती तौर पर मैं भूल ही गया था कि मैं किंग इटलस से मिलने जा रहा था। टोनी के बेहोश होते ही मुझे याद आया कि किंग इटलस मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन राइफल वहां छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। ये सोचकर मैं राइफल उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त तालियां बजाने की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर देखा और एक चट्टान के अकब से मुझे किंग इटलस और तहदीब मालिक एक्स निकलते दिखाई दिए। तुमने कमाल कर दिया लड़के, किंग इटलस ने तारीफी अंदाज में कहा। अब मेरी समझ में आया कि तुमने वहां 9 अफराद को कैसे ठिकाने लगाया होगा। मैंने हैरत से किंग इटलस को देखा। मैं समझा नहीं किंग, मैंने पलकें झपकाते हुए कहा। इस एक आदमी की शिकस्त और 9 अफराद की हलाकत में क्या निस्बत है? इसे एक आदमी मत कहो, ये वन मैन गैंग है। मुझे इसकी सलाहियतों पर बड़ा नाज है। कमाल है किंग, तुम्हारा ये वन मैन गैंग तो बड़ी आसानी से ठंडा हो गया। आसानी तो क्या, इसे मुश्किल से भी ठंडा करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे खुदा, तुम्हारे जिस्म में तो जैसे बिजलियां भरी हुई मालूम होती हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है किंग, ये तो तुम्हारा तरतीब दिया हुआ ड्रामा था ताकि तुम मेरी सलाहियतों का अंदाजा कर सको। तुम बिल्कुल ठीक समझे। इस वक्त मैंने इसीलिए तुम्हें बुलवाया था ताकि बेखबरी में टोनी से तुम्हारा मुकाबला हो और मैं इसे देख सकूं। ये बात हल्क से नहीं उतरती किंग। उसके पास राइफल थी और गोली के सामने तो कोई भी नहीं ठहर सकता। ये किस किस्म का मुकाबला था? ओ गलत मत समझो, उसे हदायत कर दी गई थी कि फायरिंग सिर्फ तुम्हें मुतवज्जो करने के लिए करे। क्या तुम इस बात से भी बेखबर थे कि उसके पास चाकू मौजूद है जिससे वो किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकता है? नहीं, किंग ने कहा। मुझे मालूम था कि उसके पास चाकू मौजूद है, लेकिन उसने खामोश होकर तहदीब की तरफ देखा। इस बात की जमानत मैंने दी थी कि वो चाकू की मदद से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तहदीब ने कहा। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा, आपसे तो मैं बाद में मिलूंगा। मैंने तहदीब को घूरा और वह जवाब में जिस अंदाज से मुस्कुराई उसे फखरिया ही कहा जा सकता है। अब यहाँ कब तक खड़े रहोगे? किंग ने कहा। आओ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। किंग इटलस के साथ मैं और तहदीब एक गार में पहुंचे। ये था तो कुदरती गार, मगर इसमें इंसानी हाथों की सफाई भी शामिल थी। गार का मुंह इस तरह बंद कर दिया गया था कि मसनूई नहीं मालूम होता था। इसके खुलने और बंद होने का दारोमदार एक मैकेनिज्म पर था। इस गार को अंदर से बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। गालबन वो किंग इटलस की खुफिया ठिकानों में से एक था। तहदीब सोफे पर बैठ गई और मैं भी उसके बराबर ही बैठ गया। किंग पुष्प पर हाथ बांधे टहल रहा था। दफतन वो मेरी तरफ मुड़ा। तुम्हारे और टोनी के दरमियान परसों होने वाले किसी झगड़े पर गुफ्तगू हो रही थी। किंग ने कहा। वो क्या मामला था? कोई खास बात नहीं थी किंग, मैंने बेपरवाही से कहा। यह उस वक्त की बात है जब हम लोग इस कैंप में पहुंचे थे। उसके थोड़ी देर बाद मैं टहलने की गर्ज से बाहर निकला। रास्ते में एक जगह ये लोग बैठे हुए थे। मैं दूसरी तरफ देखकर चल रहा था कि टोनी ने टांग अड़ाकर मुझे गिरा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैंने उसे जानबूझकर ठोकर मारी है, लिहाजा मैं उससे माफी मांगू। मेरे ये कहने पर कि गलती मेरी नहीं है, उन्होंने हस्बे तौफीक खासी बेदर्दी से मेरी पिटाई की। फिर क्या हुआ? किंग ने बेचैनी से पूछा। होना क्या था? मैंने बेपरवाही से कहा। मैंने उन लोगों से माफी मांग ली। तुमने? किंग ने हैरत से मेरी तरफ हाथ उठाकर कहा। मुझे यकीन नहीं आता। अगर तुम चाहते तो उन सब के दिमाग ठिकाने लगा सकते थे। उस वक्त मैं मजबूर था किंग। मैं नहीं चाहता था कि मैं कैंप में किसी किस्म का हंगामा बर्पा करूं और मैं लोगों का मरकज़े निगाह बनूं, लेकिन मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उन सबको सबक देना तो जरूरी है। किंग का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मुझे अफसोस है कि मेरे कैंप में तुम्हारे साथ इस किस्म का सुलूक हुआ। कोई बात नहीं अंकल, मैंने हंसकर कहा। ये सब कुछ तो होता ही रहता है। टोनी और उसके साथियों को उस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। किंग गुर्राया। और उन्हें माफी भी मांगना पड़ेगी। इसकी क्या जरूरत है अंकल? मैंने कहा। टोनी को तो पहले ही खासी सजा मिल चुकी है। वो और बात है, किंग ने कहा। टोनी का काम तो ये है कि कैंप में किसी किस्म का हंगामा न होने दे और यहाँ मुकीम लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करे।
इस जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी बजाय खुद जुर्म है, जिसकी सजा उसे मिलना इंतहाई जरूरी है। तुमने ये वाकया मुझे नहीं बताया, तहजीब शिकायती लहजे में बोली। अगर इस वक्त मैं मौजूद ना होती तो ये बात अब भी मेरे इल्म में ना आती। बताने का फायदा कुछ ना होता, मैंने कहा। तुम बिला वजह परेशान हो जाती। किंग इटलस फिर टहलने लगा। यूं मालूम होता था जैसे वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। मैं और तहजीब खामोशी से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फेरिक्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, किंग ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। वो मेरे और उसके दरमियान कारोबारी इख्तलाफ रहे। वो मेरी सरगर्मियों को नापसंदीदगी की निगाह से देखता था और मुझे उसकी शराफत से चिढ़ थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसकी औलाद इतनी बासलाहियत होगी। फेरिक्स के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं भी इस लड़की से बात कर रहा था। इसने मुझे साफ साफ बता दिया है कि तुम लोगों का जरिया माश भी ऐसा ही है, यानी जरूरत पड़ने पर काम किया जाए, दौलत कमाई जाए और उसके बाद ऐश किया जाए। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैंने तो ये बात आपको पहले ही बता दी थी अंकल, मैंने कहा। हाँ तुमने बताया था, लेकिन तुम्हारे बताने का अंदाज ऐसा था कि उससे कोई वादे मतलब अखज़ करना मुमकिन नहीं था। मैं खुलकर आपको अपने जरिए माश के बारे में कैसे बता सकता था अंकल? मैंने कदरे झिझकने की अदाकारी करते हुए कहा। आप डैडी के दोस्त हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे तकल्लुफात बरतने की जरूरत नहीं भाई, किंग ने बेतकल्फी से कहा। मुझसे हर बात खुलकर और साफ साफ करो, तुम्हारा अंकल तुम्हें कुंदन बना देगा। तो फिर अंकल मुझे ये बताइए, मैं कोई झिझक महसूस नहीं करती कि हम लोग उसूलत दौलत के लिए कानून की जरा बराबर भी परवाह नहीं करते। हमें तो दौलत चाहिए, उसके लिए हम हर काम करने को तैयार रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई मेरे बच्चों, तुम सेहतमंद सोच के मालिक हो। कानून का ख्याल करने वाले बुज़दिल होते हैं। आदमी को सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, बाकी सब बाद की बातें होती हैं। बिल्कुल यही ख्यालात हमारे भी हैं अंकल, मैंने खुश होकर कहा। अगर मुझे पहले से इल्म होता कि आप हमारे हम ख्याल हैं तो मैं पहले ही अपने बारे में आपको सब कुछ बता देता। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुम लोग मेरे लिए कितने कीमती असासे की हैसियत रखते हो। अगर तुम आम हालात में मुझे मिले होते तो मैं सिर्फ फेरिक्स के यानी एक दरीना दोस्त के बच्चों की हैसियत से तुम्हें खुश आमदीद कहता, लेकिन जिन गैर मामूली हालात से गुजरकर तुम मुझ तक पहुंचे हो उसने तुम्हारी कदर कीमत का तयन कर दिया है। तुम्हारी सलाहियतें मुझ पर पूरी तरह अया हो गई हैं। आप भी हमारी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते अंकल, मैंने कहा। मुझे यकीन है कि हमारी माली हालत बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, किंग ने जोर से इस बात में सर हिलाया। मुझे इन दिनों एक ऐसा काम दरपेश है जिसके लिए आदमी का बासलाहियत होने के साथ साथ काबिल एतमाद होना भी जरूरी है। हम हर तरह से आपके एतबार पर पूरे उतरेंगे अंकल। अगर आप हमारे अनजानी डैडी के अजीज दोस्त हैं, लेकिन इस काम की इवद हमें मिलेगा क्या? मेरे ज़हन में तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है, जी चाहे तो कबूल कर लेना, वरना तुम इसके लिए मजबूर नहीं होगे। इसके लिए मैं अपने पास से तुम्हें एक बड़ी रकम अदा करूंगा, और अगर वो काम हो गया जो इन दिनों मुझे दरपेश है तो तुम्हें तुम्हारे अंदाजे से भी बढ़कर दौलत मिलेगी। उसके बाद तुम्हें छोटे मोटे जराइम करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आप काम तो बताएं अंकल, मैंने बेताबी से हाथ मलते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है कि हम आपके किसी काम से इनकार कर दें? नहीं, तुम इनकार करने के लिए आजाद हो गए, लेकिन चूंकि काम बहुत पुरखतर है इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि अगर तुम मेरा काम करने पर आमादा ना हुए तब भी सारी बातें जो तुम्हारे इल्म में आएंगी सीगाए राज में रखोगे। आपकी ख्वाहिश तो हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है अंकल, मैंने कहा। आपका हर राज हमारा अपना राज है। ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी को कोई बात भी बता दे? मैंने तहजीब की तरफ देखा। हाँ अंकल, तहजीब ने कहा, आपके हर राज को हम एक मुकद्दस अमानत तस्वुर करेंगे जिसमें कभी खियानत नहीं होगी। मैं तुम्हारी सादतमंदी से खुश हुआ मेरे बच्चों, किंग ने कहा। बात जरा तफसील तलब है, मगर मैं मुख्तसर तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। कामयाबी हमारे बेहद करीब आ गई थी। मैं खुद को पुरसुकून रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और मुझे यकीन है कि इस वक्त तहजीब की हालत भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं रही होगी। ताहम हमारे अंदाजे से जितना भी जोश व खरोश जाहिर हो रहा था उसे किंग दौलत के उसूल की खुशी से ताबीर कर रहा होगा। मेरा ताल्लुक शिमर खानदान से है। चंद लम्हों के वक्फे के बाद किंग ने कहना शुरू किया। एक बहुत बड़ा साइंसदान जिसका नाम डी फोस्टर है और जो हमारे खानदान ही का एक फर्द है, मेरा काम उसी से मुतल्लक है। डी फोस्टर का बाप भी बहुत बड़ा साइंसदान था, लेकिन दूसरी जंग अजीम खत्म होने के बाद से शिमर खानदान अजाब का शिकार रहा है। डी फोस्टर एक यहूदी के कब्जे में आ गया था। वो यहूदी अमेरिका में रहता है और हथियारों का काम करता है। हुकूमत अमेरिका की नजरों में उसकी साख बहुत अच्छी है। वो यहूदी बेपनाह दौलतमंद भी है। उसने डी फोस्टर को अपना कैदी बना रखा था, लेकिन डी फोस्टर ने कभी उसे अपना आका तस्लीम नहीं किया।
फिर उस यहूदी ने हुकूमत अमेरिका ही के कुछ फार्मूले चोरी करवाए। वो फार्मूले हुकूमत अमेरिका के लिए बहुत अहमियत रखते थे। उस यहूदी ने, जिसका नाम हारूत राबील है, हथियार साजी के मसरूका फार्मूले डी फोस्टर के हवाले कर दिए। हारूत राबील का मंसूबा ये था कि खुफिया तौर पर वो हथियार तैयार करके ऐसे जंगबाज मुल्कों को फरोख्त करे जो अपने उरीफ ममालिक को हर कीमत पर नीचा दिखाने के दर पे रहते हैं। लेकिन डी फोस्टर ने इस मौके पर चालाकी से काम दिया और हारूत राबील के चुंगल से निकल भागा। फरार होकर वो सीधा बर्लिन आया था और उसने कोशिश की थी कि चोरी किए हुए फार्मूले किसी भी बड़े मुल्क को फरोख्त करके उससे दौलत कमाए। ये दौलत वो शिमरक खानदान की बेहतरी के लिए सर्व करना चाहता था। शिमरक खानदान के तमाम अफराद उसका साथ देने पर आमादा हो गए और उन्होंने अपनी खिदमात भी पेश कर दी। मुख्तलिफ ममालिक को मुज़ाकरात की दावत भी दी गई, मगर हमारे पास इतने बेहतर ज़राए नहीं थे कि हम मुल्कों की सतह पर मामलात तय कर सकते। जवाब में हमसे मुख्तलिफ एजेंटों ने राब्ता कायम किया, लेकिन हमसे गलती हो गई थी। बर्लिन में हमने बड़े बड़े मुल्कों के जासूसों को जमा कर लिया था, जिनमें फार्मूले खरीदने के ख्वाहिशमंद कम और उन्हें चोरी करने के दर पे ज्यादा थे। नतीजे में हमारा एक बहुत ही अहम कारकुन एल्जे फोरे मारा गया। उसकी मौत के बाद डी फोस्टर खौफजदा हो गया। इससे पहले भी चंद ऐसे वाकयात हो चुके थे जिनकी वजह से डी फोस्टर बददिल हो गया था। चुनाचे वो बर्लिन से भाग कर हैम्बर्ग आ गया। किंग एक बार फिर खामोश हो गया था। मैंने बेचैनी से पहलू बदला और उसके दोबारा बोलने का इंतजार करने लगा। मंजिल बस चंद कदम के फासले पर रह गई थी। अब सूरत हाल ये है कि कई ममालिक के एजेंट उसके पीछे लगे हुए हैं। चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद किंग ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, शिमरक खानदान के अफराद ने उसकी मदद करने का बेड़ा उठाया था। उनमें से बहुत से तो हाथ खींच चुके थे, मगर चंद एक अफराद अब भी उसके साथ है। मैं खुद भी उसकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये काम मैं आसानी से नहीं कर सकूंगा, बल्कि शायद इस मुश्किल तरीन काम को पाया तकमील तक पहुंचाना मेरे लिए अब मुमकिन ही नहीं रहा। इधर डी फोस्टर एक अदाब में गिरफ्तार हो गया है। चोरी किए हुए फार्मूलों को फरोख्त करके अरबों डॉलर के उसूल का मंसूबा तो पसे पुष्ट जा पड़ा, बल्कि अब तो डी फोस्टर की जान के ही लाले पड़ गए हैं। किंग फिर खामोश हो गया। मैं तो समझ नहीं सका अंकल कि हम इस सिलसिले में किस तरह आपके काम आ सकते हैं। मैंने कहा, तुम नहीं समझे? किंग ने कहा, दरअसल मैं डी फोस्टर की मदद इसलिए नहीं कर पा रहा कि मैं उन लोगों की नजरों में आ चुका हूँ। हम दोनों का ताल्लुक शिमरक खानदान से ही है। बात कुछ मेरी समझ में आ रही है। मैंने कहा, गालिबन आपका मकसद ये है कि आप इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ऐसे अफराद सामने लाए जाएं जिनसे डी फोस्टर का कोई ताल्लुक ना हो। तुम बिल्कुल ठीक समझे मेरे बच्चे। मुझे खुशी हुई कि तुम बहादुर होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। किंग इटलस खुश होकर बोला, लेकिन अंकल ये तो बताइए ना कि आप इस सिलसिले में हमसे क्या काम लेना चाहते हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए बासलाहियत होने के साथ साथ आदमी का गैर मुतल्लक और काबिल एतमाद होना भी जरूरी है, और तुम में बायक वक्त तीनों सलाहियतें मौजूद हैं। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि अब ये काम तुम्हारे ही सपुर्द करूं। तुम खुद अपने साथियों के तौर पर मुनासिब लोगों को मुंतखब करके एक टीम तश्कील दे लो, और फिर तुम उन फार्मूलों के लिए गैर मुल्की एजेंटों से मुज़ाकरात करो। अगर तुम ये सौदा करा सको तो जो रकम भी हासिल होगी उसका 10% तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम ही भर लो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। हमें मंजूर है अंकल, मेरी बजाय तहदीब बोल उठी और मैं उसे घूरने लगा। तुम दोनों आपस में मशवरा कर लो, जरूरी तो नहीं है कि तुम फौरन ही हामी भर लो। किंग ने मुझे तहदीब को घूरते देख कर कहा, ये बात नहीं है अंकल। मैंने गड़बड़ाने की अदाकारी करते हुए कहा, दरअसल ये मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर है और इसमें खतरात भी हद से ज्यादा हैं। खतरात तो हैं, किंग ने कहा। अब यही देख लो कि कैंप पर जो लोग हमलावर हुए थे उनके बारे में मैंने तुमसे गलत बयानी की थी। वो कार्रवाई पेशा वराना रकाबत का नतीजा थी, जबकि हकीकत में उस हमले की पुष्ट पर ऐसे ही कुछ गैर मुल्की एजेंट थे जो फार्मूले को जबरदस्ती छीन कर ले जाना चाहते हैं। मुझे अंदाजा है अंकल, मैंने कहा, इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले इस सिलसिले में ऐसा लाए अमल तरतीब दिया जाए जो काबिल अमल होने के साथ साथ नाकाबिल शिकस्त भी हो और उसमें कामयाबी के 100% इम्कानात हो। बस इतनी सी बात थी, वरना मुझे इस मामले को हाथ में लेने से कोई इनकार नहीं है। मैंने तो तुम्हें सारी मालूमात पहुंचा दी। अब लाए अमल तरतीब देना तुम्हारा काम है। तुम किस तरह काम करते हो मुझे इससे कोई गरज नहीं, बस कामयाबी यकीनी तौर पर होनी चाहिए। डी फोस्टर कहाँ है? मैंने अचानक ही सवाल किया और किंग गहरी नजरों से मुझे देखने लगा। डी फोस्टर से मुलाकात किए बगैर तुम ये काम नहीं कर सकते? उसने कहा, नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है और मैं कोई पहलू तचना नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कि अगर आप उससे हमारी मुलाकात का बंदोबस्त कर दें तो मामलात मेरे ज़हन में साफ हो जाएंगे और हम ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। किंग इटलस सर खुजाने लगा। चंद लम्हात तक वो किसी बात पर गौर करता रहा और फिर बोला,
मैं तुम्हें उससे मिलवा तो सकता हूँ, लेकिन इस तरह खतरात बढ़ जाएंगे। खतरात की मैंने ना तो मादी में कभी परवाह की है और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा है। उसके लिए तुम्हें खासा तवील सफर करना पड़ेगा। परवाह नहीं, मेरा ख्याल है हमारा कमीशन ही करोड़ों डॉलर तक जा पहुंचेगा और इतनी रकम हासिल करने के लिए मैं जहन्नुम तक सफर करने को भी तैयार हूँ। किंग के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। ठीक है, मैं तुम्हें रोड एल्बो के पास भेज देता हूँ, वो तुम्हें डी फोस्टर से मिलवा देगा। डी फोस्टर उसी की हिफाजत में है। ये रोड एल्बो कौन जाते शरीफ है? मैंने पूछा। हमारे खानदान का एक फर्द है, उसका भी एक ऐसा ही कैंप है जैसा मेरा है। मैं तुम्हें उसके पास भेजे देता हूँ, लेकिन जो कुछ भी करो बेहद मोहतात होकर करना, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ बिखरे हुए हैं और हमारी हर नकलो हरकत पर उनकी नजर है। हम इस काम को करने की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं, इसलिए ये सारी बातें सोचना हमारा काम है। हमें आप रोड एल्बो के पास भेजने का बंदोबस्त कर दीजिए। डी फोस्टर से मिलने के बाद हम काम का आगाज कर देंगे। वैसे क्या डी फोस्टर को इल्म है कि कौन कौन से ममालिक के एजेंट उससे राब्ता कायम कर चुके हैं? हाँ, क्यों नहीं, किंग इटलस ने कहा। दरअसल ये मामलात बहुत ही पेचीदा हैं और हमारे लिए नए भी हैं। हम तो स्मगलर किस्म के लोग हैं। मुल्की राजों की खरीदो फरोख्त का हमें कोई तजुर्बा नहीं है। इसी बुनियाद पर डी फोस्टर मायूस हो चला है। क्या मैं पूरे एतमाद से तुम्हें उसके पास भेज सकता हूँ? ये फैसला करना तो आपका काम है अंकल, मैंने चालबाजी से काम लेते हुए कहा। लेकिन फैसला तो आप पहले ही कर चुके हैं। आपने हम पर अंधा एतमाद किया है और हमें इतने अहम राज में शरीक कर लिया है, वरना ऐसे मामलात की तो कोई किसी को हवा भी नहीं लगने देता। बस मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। तुम तो खुद बेहद मामला फहम आदमी हो। तुम्हें अंदाजा है कि इस मामले को राज में रखना ही सबसे अहम बात है। तुम्हारी सलाहियतों ने मुझे बेहद मुतासर किया है और न जाने क्यों मुझे यकीन है कि तुम इस मामले को कामयाबी से पाया तकमील तक जरूर पहुंचा दोगे। हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, तहजीब ने कहा। आप हमारी रवानगी का बस बंदोबस्त कर दीजिए। तुम दोनों तैयार हो? किंग इटलस बोला। जैसे ही किसी मुनासिब जरिए का बंदोबस्त हुआ, मैं तुम्हें रोड एल्बो के पास भिजवा दूंगा। ठीक है अंकल, तहजीब मालिक एक्स ने कहा। हम तैयार हैं। तुम दोनों अब यहीं मुकीम रहोगे, तुम्हारा सामान यहीं पहुंच जाएगा, किंग ने कहा और हमें वहीं छोड़कर वापिस चला गया। हमारा ठिकाना तब्दील हो गया था, लेकिन चूंकि ये जगह भी बहुत आरामदेह थी, इसलिए इस तब्दीली से हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ये क्या हरकत थी तहजीब? किंग के जाने के बाद मैंने आंखें निकाली। तुम तो किंग के साथ मिलकर मुझे टोनी के हाथों मरवा देने पर तुली हुई थी। तहजीब हंसने लगी। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर बड़ा नाज है अली, इसलिए जब किंग मुझे कैंप में मिला और उसने पहले ही की तरह फिर इस बात पर शुबे का इजहार किया कि हम दोनों ने किस तरह उन हमलावरों का मुकाबला किया होगा, तो मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान कर ले। वो फौरन ही रजामंद हो गया और उसने ये तजवीज पेश कर दी कि किसी तरह तुम्हें मशरिकी पहाड़ियों तक बुलवाएगा और रास्ते में उसका एक आदमी तुम्हें मुतवज्जो करके तुम्हारा मुकाबला करेगा। उसका कहना था कि अगर उसका आदमी तुमसे शिकस्त खा गया तो उसका तरद्दुद दूर हो जाएगा। बताओ, ऐसी सूरत में मैं उससे मुत्तफिक होने के सिवा और क्या कर सकती थी? वो कमबख्त इस तजवीज को फौरन ही अमली जामा पहनाने पर भी मुसर हो गया। मैंने कोशिश की थी कि किसी तरह इस तजवीज पर अमल दरामद मुलतवी करा दूं और तुम्हें उसके अज़ाइम से आगाह कर दूं, मगर उसे भी इस चीज का अंदाजा था अगर मैं उससे ज्यादा 3-5 करती तो क्या वो हमारी तरफ से मशकूक ना हो जाता। और वो चाकू वाला क्या मामला था? मैंने वसीले लहजे में पूछा। किंग ने टोनी से कहा था कि वो फायर करके तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा और उसके बाद दू बदू तुमसे मुकाबला करेगा। टोनी ने बताया कि उसके पास एक चाकू भी है, क्या वो चाकू इस्तेमाल कर सकता है? किंग ने उसे सख्ती से मना कर दिया, बल्कि वो तो उससे चाकू वापस ले रहा था, लेकिन दरमियान में मैंने मुदाखलत की और टोनी को चाकू के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। किंग ने मुझे भी समझाना चाहा कि टोनी चाकू की इस्तेमाल करने का माहिर है और इससे तुम्हारी जिंदगी को यकीनी खतरा लाहक हो जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कहा कि तुम चाकू के इस्तेमाल में तो माहिर नहीं हो, मगर इसके अलावा तुम में ऐसी हैरत अंगेज खुसूसियात मौजूद हैं जिनके सामने चाकूबाजी के माहिर की हैसियत बच्चों की सी होगी। किसी ने सच ही कहा है कि नादान दोस्त के मुकाबले में दाना दुश्मन बेहतर होता है। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अरे मैं पूछता हूँ कि समाकत की जरूरत क्या थी? चाकू मेरे लग भी सकता था, तुमने उसकी महारत नहीं देखी? मैंने दांत पीसते हुए कहा। जब उसने तुम पर चाकू निकाला था और मैंने उसके सामने तुम्हारी हालत देखी थी, तो सच्ची बात है कि मुझे अफसोस होने लगा था कि मैंने उसे इसकी इजाजत क्यों दी। इसी दौरान मेरे जिस्म का आधा खून तो यकीनन खुश्क हो गया होगा, लेकिन अब सोचती हूँ कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। हाँ तहजीब, मैंने संजीदगी से कहा, किंग पर गहरा एतमाद कायम करने के लिए ये बहुत जरूरी था। अब वो हमारा बेदाम का गुलाम बन गया है। लेकिन तुमने ये बहुत अच्छा किया कि जब राइफल तुम्हारे कब्जे में आ गई थी तो तुमने उसे गोली नहीं मारी और उसका मुकाबला दू बदू किया।
इस तरह किंग पर और ज्यादा रोब पड़ गया। अरे तो क्या, मैंने तो वो सब कुछ किसी को दिखाने के लिए किया था। मैं तो टोनी पर पहले से उधार खाए बैठा था। उसकी जगह कोई और होता तो मैं उसे गोली मार के अपनी राह ली होती। इन सब बातों को हम ताइदे गैबी के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। अब देखो, खैरियत से डी फोस्टर तक पहुंच जाएं तो बात है। तुमने बूढ़ के बारे में भी कुछ सोचा? मैंने दफातन चौंक कर कहा। हमारा ठिकाना तब्दील हो गया और उसे इल्म तक नहीं है। हमें इतना मौका ही कब मिला कि हम उसे मुतला कर सकें? तहजीब ने कहा। अब ये भी मालूम नहीं कि रोड एल्बो से मुलाकात के बाद हालात किस किस्म की करवट लेंगे। गोया बूढ़ को इस तब्दीली से आगाह करने की कोई सूरत निकाली जाए। मैंने पूछा। सच्ची बात तो ये है कि मैं बूढ़ की तरफ से ज्यादा फिक्रमंद हूँ। ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ इसलिए कि वो शिकारी कुत्तों की तरह बू सूंघता हुआ हम तक पहुँच जाता है। अगर वो हम तक पहुँचने में नाकाम हो गया तब भी कम अज कम वो वापस तो जा ही सकता है। इसलिए मैं उसे कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। वैसे भी इसका मौका नहीं है। दोपहर तक हमारा सारा सामान हमारे पास पहुंच चुका था, जिसे इससे कबल छूलदारी से चोबी मकान में मुंतकिल किया गया था। वो दिन हमने उसी लग्जरी गार में बसर किया। हम किसी किस्म की तकलीफ नहीं महसूस कर रहे थे और हमारे खाने पीने का माकूल बंदोबस्त कर दिया गया था। दिन के बाद रात भी सुकून से बगैर किसी वाक़े के गुजर गई। अगले रोज सुबह 9:30 बजे के करीब बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर निकल कर देखा, किंग इटलस एक लैंड रोवर से उतर रहा था। मैं उसके साथ अंदर वापस आ गया। ये गाड़ी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है, किंग ने मुझसे कहा। मैंने खुफिया जराए से रोड एल्बो को इतला भिजवा दिया। वो तुमसे मुकम्मल ताउन करेगा। लेकिन उसने डी फोस्टर को कहाँ रखा है? मैंने कहा, हमारा मकसद तो डी फोस्टर से मिलना है। ये बात तो तुम्हें रोड एल्बो ही बता सकेगा उसने डी फोस्टर को कहाँ रखा है। क्यों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि डी फोस्टर किस जगह है? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, दरअसल खतरात इतने बढ़ चुके हैं कि हम उसे छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। उसकी जिंदगी खतरे में है और वो खुद भी कुछ बददिल सा हो गया है। लेकिन अब हम उस सारे मामले में इस हद तक फंस चुके हैं कि अगर खुद डी फोस्टर से दस्तबदार होना चाहे तब भी हम उसे उसकी इजाजत नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ अंकल, मैंने कहा। किसी भी रास्ते पर काफी आगे बढ़ जाने के बाद वापसी आसान नहीं होती और फिर खुद हम भी तो उससे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर चुके हैं। हाँ, और फिर खुद हम भी तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दौरान सफर हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है आपने उनका बंदोबस्त भी कर दिया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी भी मौके पर तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस न होने पाए। मैंने तुम्हारे लिए हथियारों का इंतजाम भी कर दिया है, अगरचे इस बात का कोई इम्कान नहीं कि तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। ताहम महज एहतियात के पेश नजर मैंने हथियार फराम करना भी जरूरी ख्याल किया। उन लोगों के बारे में कुछ पता चला अंकल जिन्होंने कैंप पर हमला किया था? वो लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था? तहजीब ने पूछा। मैंने उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। वो रूसी थे और उन्होंने उस हमले के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया था जो मेरे मफादात के बदतरीन दुश्मन है। उनकी खिदमात खतीर रकम खर्च करके हासिल की गई थी और इस हमले से उनका मकसद सिर्फ ये था कि मुझे खौफजदा कर दें ताकि बाद में वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। लेकिन हमारी मुदाखलत की वजह से उनकी स्कीम दरी की दरी रह गई। तहजीब ने कहा। अब वो दोबारा शायद कैंप की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत न कर सके। हाँ, उन लोगों से तुम्हारा टकराव मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। मेरे कई मुखालफीन मारे गए और अब कम से कम मुकामी लोगों में से तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मेरे कैंप पर हमला करे। लेकिन अलकर रूसियों के अलावा और मुल्कों के एजेंट भी तो होंगे, मैंने कहा। हैं, किंग इटलस बोला। लेकिन रूसी इस मामले में जरूरत से ज्यादा सरगर्म है और मुझे इतला मिली है कि कुछ इजरायली एजेंट भी यहाँ पहुँच गए हैं। गोया इस वक्त हमबर्ग जासूसों के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। तहजीब बोली। बिल्कुल, और तुम्हें जासूसों के इस जुर्मट में रहकर काम करना है। और हाँ, मुझे 4 रूसियों की मौत की इतला भी मिली है। वो 4 रूसी एजेंट थे जिन्हें डी फोस्टर की रिहायशगाह पर साइनाइड के जरिए हलाक किया गया था। लेकिन उनकी हलाकत का जिम्मेदार हम में से कोई भी नहीं है। ये किसी और ही का कारनामा है। डी फोस्टर की रिहायश का? मैंने हैरत से कहा। पहले वो एवरग्रीन के हट नंबर 17 में मुकीम था। जब वहां से उसे खतरा महसूस हुआ तो वो वहां से निकलकर मेरे पास आ गया। ये बात मालूम नहीं हो सकी कि रूसी उस हट तक किस तरह पहुंचे थे और उन्हें हलाक किसने किया था। ताहम अगर डी फोस्टर बर वक्त वहां से निकल ना गया होता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। मेरी निगाह में वो शख्स घूम गया जिससे मेरी मुलाकात हट नंबर 17 में हुई थी। वो बड़ी चालाकी से मुलाजिम बनकर मुझे जुल देकर वहां से निकल गया था। लेकिन उसका चेहरा मेरे ज़हन में नक्श हो गया था और इस वक्त भी उसकी तस्वीर मेरी निगाहों में घूम रही थी। फिर किंग इटलस की आवाज ने मुझे चौंका दिया। अगर तुम लोग रवानगी के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्तों की तफसील समझा दूं। जी हाँ, मैंने चौंक कर कहा। जाहिर रास्ता समझे बगैर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? किंग इटलस ने एक कागज निकाल कर मेज पर फैला दिया। मैंने तुम्हारे लिए नक्शा बना दिया है ताकि तुम रास्तों को अच्छी तरह समझ लो, उसने कहा और मुझे रास्ते की तफसीलात समझाने लगा।
सफर बहुत ज्यादा तवील नहीं, लेकिन चूंकि रास्ते बहुत ज्यादा खराब हैं, इसलिए तुम तेज रफ्तारी से सफर नहीं कर सकोगे। सफर का बेशतर हिस्सा पहाड़ी रास्तों पर मुश्तमिल है। रास्तों की तो आप फिक्र ही ना करें, तहजीब ने कहा। ये हमारा काम है और हम इसे बखूबी कर सकेंगे। चंद ही मिनट में हमने सारी तफसीलात ज़हन नशीन कर ली। आओ अब तुम्हें वो हथियार दिखा दूं जो तुम्हारे लिए लाया हूँ, किंग ने कहा और हम उसके साथ बाहर निकल आए। किंग ने हमें वो हथियार दिखाए जो वो हमारे लिए लाया था। हथियार देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं तो इनके इस्तेमाल तक से ना वाकिफ हूँ, मैंने किंग से कहा। इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका मैं तुम्हें समझाऊंगा, किंग ने कहा और फिर उसने बड़ी तफसील से हर बात समझाई। थोड़ी देर बाद किंग इटल्स की मौजूदगी में हम वहां से रुखसत हो रहे थे। लैंड रोवर की ड्राइविंग का काम तहजीब ने संभाल लिया था और मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। ना हमवार पहाड़ी रास्तों पर लैंड रोवर उछलती कूदती चली जा रही थी। तहजीब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। बहुत खुश मालूम हो रही हो मैडम तहजीब, मैंने कहा। खैरियत? तहजीब हंस पड़ी। तुम पर हुक्म चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, उसने शरारत से भरपूर लहजे में कहा। मैंने तो चाहा कि तुम्हारी हुक्मरानी मेरी जिंदगी के हर गोशे पर उम्र भर के लिए मुहित हो जाए, लेकिन हालात तुम्हें इसका मौका नहीं दे रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक सरदा भरकर कहा। बेवकूफ मत बनाओ, इस वक्त मैं तुम पर इस तरह हुक्म थोड़ी चला सकूंगी जिस तरह अब चला रही हूँ, तहजीब ने कहा। लेकिन ये बताओ, क्या तुम मुतमईन हो? नहीं तहजीब, मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। क्यों? तहजीब ने ताज्जुब से पूछा। कौन सी चीज तुम्हारी बेइत्मीनानी का सबब है? किंग इटल्स ने जिस तरह आंखें बंद करके हम दोनों पर एतमाद कर लिया है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में तो उसके हम पर एतमाद न करने की कोई वजह नहीं थी, तहजीब ने कहा। ये तो है, जिन हालात के तहत उसने हम पर एतमाद किया है वो ऐसे नहीं है कि उस पर शक किया जा सके, मगर मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं नहीं समझती कि कम अज कम इस मामले में वो हमारे साथ कोई फरेब कर रहा है, और फरेब करने की वजह भी क्या हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो हम पर भी किसी ऐसे ही एजेंट होने का शुबा कर सकता है जो मसरूका फार्मूलों के उसूल के लिए सरगर्दा है। लेकिन जिस हवाले से हम उससे मिले हैं, मेरा मतलब है फेरेक्स के हवाले से, तो उसके बाद ऐसा कोई इम्कान बाकी नहीं रह जाता। मेरी मालूमात के मुताबिक फेरिक्स उसका बेहतरीन दोस्त था। किंग इटल्स उससे बहुत मुखलिस था। मैंने कहा ना कि मेरे पास इसकी कोई दलील नहीं। उसके पास हम पर एतमाद करने के बहुत काफी जवाब मौजूद हैं, लेकिन जिस तेजी से उसने हमें इस मामले में शरीक किया है वो मुझे खटक रहा है। खुद को उसकी जगह रखकर सोचो अली, वो डीप फोस्टर वाले मामले में पढ़कर बुरी तरह पछता रहा है। गोया डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैं ये कब कह रहा हूँ कि मेरा खदशा दुरुस्त ही साबित होगा, मुमकिन है ये महज मेरा वहम ही हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें वहम ही हो गया है, तहजीब ने कहा। बाद बुरे लोग भी बड़ी खूबियों के मालिक होते हैं। तुम्हारी इस आखिरी बात से इनकार करना मुमकिन नहीं है, मैंने हंसकर कहा और फिर अचानक ही चौंक पड़ा। मैंने किसी किस्म की आवाजें सुनी थी। मैंने पलट कर देखा और मेरे शुबे की तस्दीक होगी। 2 मर्सिडीज गाड़ियां हमारे ताकुब में आ रही थी। वो खास किस्म की पहाड़ी रास्तों पर चलने वाली गाड़ियां थी। मालूम नहीं वो कब और कहां से हमारे ताकुब में थी। देख रही हो तहजीब, मैंने तहजीब को कहा। हमारे मुआविज आ पहुंचे। मुमकिन है उन गाड़ियों में गैर मुतल्लक लोग सफर कर रहे हूँ, तहजीब ने अकबनमा आईने में देखते हुए कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये इत्तफाक तस्लीम करने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। ये बात है तो तुम राइफल निकालो, स्टीयरिंग तो मैंने संभाल ही रखा है। तहजीब ने लैंड रोवर की रफ्तार बढ़ा दी और उसी मुनासिबत से लैंड रोवर को लगने वाले झटकों में इजाफा हो गया। हमारी गाड़ी की रफ्तार बढ़ते ही पिछली गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ गई थी। ये अंदाजा करना मुश्किल था कि उन गाड़ियों में कुल कितने अफराद हैं, इसलिए कि लैंड रोवर को लगने वाले झटके बेहद बढ़ चुके थे और मेरे लिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन गाड़ियों पर निगाह जमाने का क्या सवाल था। मैं अपने हाथ में राइफल संभाले अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ था। फिर मैंने यके बाद दीगरे दोनों गाड़ियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। मैं निशाना लेने की कोशिश जरूर कर रहा था, मगर ऐसे में निशाना लेना नामुमकिन ही था। लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि मेरी चलाई हुई एक गोली ताकुब में आने वाली गाड़ियों में से एक के विंड स्क्रीन से टकरा गई। उस गाड़ी के स्क्रीन पर मकड़ी का जाला सा बन गया। जिन हालात से हम 2-4 थे उसमें इतनी कामयाबी भी बहुत थी। मुतासरा गाड़ी रुक गई, जबकि दूसरी गाड़ी ने हमारा ताकुब जारी रखा। मैं समझ गया कि उस गाड़ी के ड्राइवर को यकीनन कोई नुकसान पहुंचा है, वरना वो भी हमारा ताकुब जारी रखती। फिर अचानक ही ताकुब में आने वाली गाड़ी से ब्रेन गन से फायरिंग शुरू हो गई। कई गोलियां लैंड रोवर की बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से टकराई। यूं मालूम हुआ जैसे लैंड रोवर पर गोलियों की बारिश कर दी गई हो। ये हमारी खुशकिस्मती ही थी कि हमारी गाड़ी को उन गोलियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा और खुद मैं और तहजीब भी महफूज रहे। तहजीब तो गोया अकब से बिल्कुल ही बेखबर हो गई थी। उसकी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज थी। इससे कबल के मर्सिडीज से दूसरी बाढ़ मारी जाती। सामने एक ढुलान आ गई
और लैंड रोवर ढलान में उतर गई। गोलियां हमारे काफी ऊपर से गुजरी थी। यूं हम पर किया गया दूसरा हमला भी नाकाम हो गया। तीसरी बार फायरिंग हुई तो चढ़ाई शुरू हो गई और इस बार भी लैंड रोवर गोलियों की जद में आने से बच गई। पहाड़ी रास्ते बेहद पेचीदा थे और बिलाशुबा तहजीब इस वक्त बेहतरीन ड्राइविंग का मुजाहरा कर रही थी। अगर उसे जरा सी भी चूक हो जाती तो कोई भी पहाड़ी मोड़ मौत का पैगाम साबित हो सकता था। लेकिन वो पहाड़ी रास्ते थे जहाँ माहिर तरीन ड्राइवर भी गलती करने पर मजबूर हो जाते थे और फिर वो रास्ते भी हमारे लिए अजनबी थे। एक खतरनाक मोड़ काटते हुए सामने चट्टान आ गई और तेज रफ्तार लैंड रोवर उस चट्टान से टकरा गई। जबरदस्त धचके ने मुझे उछाल कर अगली सीट पर फेंक दिया। तहजीब स्टीयरिंग की वजह से बच गई थी, वरना उसका असर तो बहुत ही बुरा होता। गाड़ी से कूद जाओ तहजीब। मैंने खुद को संभालते हुए एक ही लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया था कि अब इस गाड़ी से निकल जाना ही हमारी निजात है। मेरे अकम में तहजीब ने भी गाड़ी से छलांग लगा दी। हम कुछ ही देर लुढ़कने के बाद रुक गए। उस मुकाम पर ढलवान खतरनाक नहीं थी। हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि हम अपनी चोटों ही का जायजा ले सकते। अकम में आने वाली मर्सिडीज अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मुझे मालूम था कि मर्सिडीज जिस रफ्तार से चल रही है उस पर तसादुम लाजमी है। वो मोड़ वैसे भी बहुत खतरनाक था और अब तो वहाँ लैंड रोवर भी रास्ता रोके खड़ी थी। चंद ही लम्हों के अंदर मर्सिडीज नमूदार हुई और पूरी कुव्वत से लैंड रोवर से जा टकराई। मर्सिडीज के ड्राइवर ने आखिरी वक्त में इस तसादम से बचने के लिए स्टीयरिंग काटने की कोशिश की थी, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी ये कोशिश मनफी नताइज सामने लाई। शदीद तसादम और स्टीयरिंग काटने के नतीजे में मर्सिडीज गाड़ी लैंड रोवर समेत दूसरी जाने वाली गहरी खाई में जा गिरी। कुछ देर बाद धमाके सुनाई दिए। मैं दौड़ता हुआ किनारे तक पहुंचा। दूर गहराई में दोनों गाड़ियां धड़ाधड़ जल रही थी। मैं तहजीब की तरफ वापस आ गया। हम दोनों के ज्यादा चोटें नहीं आई थी। गाड़ियों का क्या अंजाम हुआ? तहजीब ने पूछा। वही जो ऐसे मौके पर हुआ करता है, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। दोनों गाड़ियां जलकर तबाह हो गई हैं और हम बेकार होकर रह गए हैं। वो अब आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना था। अब क्या इरादे हैं चीफ? मैंने तहजीब से कहा। सफर जारी रहेगा या हम वापस जाएंगे? वापसी का क्या सवाल पैदा होता है? तहजीब ने हैरत से कहा। हम आगे बढ़ेंगे और आधे से ज्यादा सफर तो हम कर ही चुके हैं। हम तो ताबेदार हैं चीफ, सोचना समझना हमारा काम नहीं। हमें तो जो हुक्म मिलेगा उस पर हम अमल कर गुजरेंगे। तो फिर आओ अपना सफर शुरू करते हैं, तहजीब ने कहा और हम पैदल ही चल पड़े। पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर करना इंतहाई दुश्वार होता है, मगर हम इसके लिए मजबूर थे। हमारे पास कोई मुतबादल रास्ता भी तो नहीं था। हमारे पास सामान नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जो कुछ था सब लैंड रोवर के साथ ही तबाह हो गया था। ले दे की एक राइफल थी जिसे मैंने आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा था। तहजीब बेतकान चल रही थी, हालांकि बखूबी जानती थी कि आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। एशियाई खुर्दोनूश के बगैर ये पैदल सफर करना कितना खतरनाक हो सकता था, इसका अंदाजा मुझे भी था और तहजीब भी इस बात से बखूबी वाकिफ थी। ये तो हम पर बलाए नागहानी नाज़िल हुए हैं। पैदल चलने के दौरान मैंने तहजीब से कहा। क्या? तहजीब ने आलम बेख्याली में पूछा। यही कि हमारी गाड़ी तबाह हो गई और असला गया, दीगर सारा सामान भी गया और हम पैदल चलने पर मजबूर हैं। तहजीब हंस पड़ी। तुम बहुत चालाक हो अली, घुमा फिरा कर बात करते हो। साफ क्यों नहीं पूछते कि कहीं मैं थक तो नहीं गई हूँ? तहजीब ने उस वक्त कमाल कर दिया, बहुत तेजी से बात की तह तक पहुँच गई थी। नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो बस वैसे जिक्र कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है अली, तहजीब ने संजीदगी से कहा। ग्रीन पोल की साबिका एजेंट ने जब अली ग्रुप बनाया था तो वो इससे भी बड़ी मुसीबतें झेलने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी। मैं जानता हूँ कि ग्रीन पोल की साबिक रुकन के अज़ाएं बहुत बुलंद हैं, लेकिन अगर थक जाओ तो बता देना, हम कुछ देर सुस्ता लेंगे। बेफिक्र रहो अली, मेरी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है। हम खामोशी से सफर तय कर रहे थे कि दफादन मेरी समाज से एक आवाज टकराई। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई और फिर मेरा दिल धक से रह गया। तहजीब ने वो आवाज नहीं सुनी थी। वो देखो तहजीब, मैंने हाथ उठाकर कहा। क्या हुआ? तहजीब ने मेरे इशारे की सिमत देखते हुए कहा। वो वहाँ। मैंने जनूबी उफक की तरफ इशारा किया। कुछ नजर आ रहा है? हाँ, कुछ धब्बा सा है, तहजीब ने कहा। ओह, तो वो कोई हेलीकॉप्टर है शायद। हाँ, वो हेलीकॉप्टर है और उसका रुख हमारी ही तरफ है। क्या वो हमारी तलाश में? हाँ, बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि वो हमारी तलाश में इस तरफ आ रहा है। अरे तो तुम सोच क्या रहे हो? तहजीब ने बेचैनी से कहा। जल्दी से छुपने की कोई जगह तलाश करो। मैं पहले ही नजरें दौड़ा चुका हूँ, मैं मायूसाना लहजे में बोला। यहाँ ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही। तो दौड़ना शुरू कर देते हैं, तहजीब ने कहा और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़े रफ्तारी से ढलान पर दौड़ने लगे। हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला। हेलीकॉप्टर सीधा उस जानिब गया था जहाँ मर्सिडीज तबाह हुई थी। उस जगह के ऊपर एक चक्कर लगाने के बाद वो हमारी तरफ पलटा।
बिलाशुबा हमें देख लिया गया था। हेलीकॉप्टर जरा सा झुका और किसी मोहिब परिंदे की तरह हमारे ऊपर से निकल गया। हमारे ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी की गई थी। गोलियां हमारे इर्द गिर्द से गुजर गई थी। रुक जाओ तहजीब, मैंने हेलीकॉप्टर को फिजा में चक्कर लगाते देख कर कहा। अब इस तरह दौड़ना खतरनाक है, वो हम पर फिर फायरिंग करेंगे, लेकिन हम अपना बचाव कैसे करेंगे? तहजीब की आवाज से घबराहट आया थी। आओ उस चट्टान से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। मैंने एक चट्टान की तरफ इशारा किया जिसमें एक कुदरती जच्छा सा निकला हुआ था। मैं तहजीब को लेकर तेजी से उस चट्टान की तरफ बढ़ गया। यहाँ हम कब तक महफूज रह सकेंगे? तहजीब परेशानी से बोली। वो हम पर फिर फायरिंग करेंगे। ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर से फिर फायरिंग की गई, मगर अब हम महफूज थे। हेलीकॉप्टर आगे निकल गया। ये राइफल देख रही हो, अभी इस राइफल से मैं उस दाती परिंदे का शिकार करूंगा। मैंने राइफल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या इस राइफल से हेलीकॉप्टर गिराया जा सकता है? तहजीब ने पूछा और मैं हंस पड़ा। अगर रेंज में आ जाए तो इससे हवाई जहाज भी नहीं बच सकता। हेलीकॉप्टर की तो औकात ही क्या है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर रेंज में ही आ जाए। बस दुआ करो कि हेलीकॉप्टर हम पर हमले की एक और कोशिश करे। इस राइफल की रेंज इतनी ज्यादा है कि हमारे ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर ख्वाह कितनी बुलंदी पर क्यों ना हो, बच के नहीं निकल सकता। हेलीकॉप्टर की आवाज नजदीक आ रही थी। मैंने राइफल संभाली। एक बार फिर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई और जैसे ही हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गुजरा, मैं झपट कर आगे बढ़ा और बड़ी तेजी से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का निशाना लेकर फायर कर दिया। राइफल की गोली हेलीकॉप्टर की बॉडी में किसी जगह धंस गई और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर के इंजन से निकलने वाली आवाजें तब्दील हो गई और हेलीकॉप्टर फिजा में डोलने लगा। ऐसा मालूम होता था कि वो पायलट के काबू से बाहर हो रहा है। वो मारा। मुझे तहजीब का नारा सुनाई दिया जो मेरे बराबर ही आग खड़ी हुई थी। अब वो तबाही से बच नहीं सकता। बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, मैंने कहा और हेलीकॉप्टर को देखने लगा जिसकी बुलंदी बतदरीज कम होती जा रही थी। फिर उसे चट्टानों से टकरा कर तबाह होने में ज्यादा देर नहीं लगी। चलो हेलीकॉप्टर तो खत्म हुआ, तहजीब बोली। इससे पहले 2 मर्सिडीज गाड़ियां और एक लैंड रोवर भी तो जा चुकी है। क्या मतलब? तहजीब चौंक पड़ी। मतलब ये कि बात खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा, क्या ये बात ताज्जुब खेज नहीं है अली कि एक दूसरे मुल्क में इन एजेंटों ने इतने वसाइल कैसे हासिल कर लिए? हेलीकॉप्टर का उसूल आसान काम तो नहीं। हाँ ये बात हैरान कुन जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि इस पर सर खपाया जाए। सीक्रेट एजेंट हर जायज और नाजायज जरिए से अपना काम निकाल ही लेते हैं। क्या ख्याल है, हमारा ताकुब करने वाले जीबी के एजेंट तो नहीं थे? कोई यकीनी बात तो नहीं कही जा सकती। किंग इटलस बता चुका है कि जर्मनी इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जासूसों का अखाड़ा बना हुआ है। डी फोस्टर के मसरूका फार्मूले भी इतने ही पुरकशिश हैं। तो चलो कबल इसके कि हम पर कोई नई आफत नाज़िल हो, थोड़ा सा सफर और तय कर लें। लेकिन हम पर मजीद कोई आफत नाज़िल नहीं हुई। मालूम नहीं उन लोगों की नफरी खत्म हो गई थी या उनके हौसले जवाब दे चुके थे। कई घंटे के सफर के बाद चट्टानी इलाका खत्म हुआ और उसकी जगह सब्जादार नजर आना शुरू हो गए। लगता है हमारी मंजिल आ पहुंची है, तहजीब ने हामते हुए कहा। हाँ, और रोड एल्बो का कैंप अब नजदीक आ गया है, मैंने तहजीब को देखते हुए कहा। उसकी हालत खासी खराब थी। पहाड़ी रास्तों पर बगैर खाए पिए इस तरह मुसलसल सफर करना आसान नहीं होता, और वो भी एक औरत के लिए। तहजीब के कदमों में अगरचे लड़खड़ाहट पैदा हो गई थी, मगर उसके हौसलों ने अब भी शिकस्त नहीं खाई थी। सब्जादारों में सफर करना एक नेमत मालूम हो रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद हम किंग इटलस के कैंप जैसा एक कैंप देखने लग गए। हमारी मंजिल आ गई अली, तहजीब ने खुशी से सरशार लहजे में कहा। हाँ तहजीब, नक्शे के मुताबिक रोड एल्बो का कैंप यही होना चाहिए। हम कैंप में दाखिल हो गए। किंग इटलस के कैंप की तरह छोलदारियां, चौबी कैबन और नशावरों के ठट नजर आ रहे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि अपने हुलियों से हम भी आवारागर्द नजर आने लगे थे। हमने सबसे पहले अपनी रिहाइश और खाने का बंदोबस्त किया। खाने के बाद तहजीब लेट गई। मैं जरा देर आराम कर लूं अली, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। जरा देर नहीं जाने मन, तुम 3 घंटे आराम कर सकती हो, उसके बाद हम रोड एल्बो की तलाश में निकलेंगे। क्यों, अभी क्यों नहीं? तहजीब ने पूछा। इसलिए कि अभी सूरज नजर आ रहा है। इस किस्म के लोग अमूमन सूरज गुरूब होने के बाद तुलू हुआ करते हैं। जरा अंधेरा फैल जाए फिर उससे मिलेंगे। 3 घंटे बाद हम ताजा दम होकर अपने खेमे से बाहर निकल आए। नशावरों के दरमियान से गुजरते हुए हम एक चौबी कैबिन तक पहुंचे जहां मुंशियात फरोख्त की जा रही थी। हमें मिस्टर रोड एल्बो से मिलना है, मैंने कैबिन में मौजूद शख्स से कहा, और वो मुझे घूरने लगा। क्यों मिलना है? उसने खुरदरे लहजे में पूछा। अगर तुम उसके प्राइवेट सेक्रेटरी होते तो शायद बता देता, मैंने तलखी से कहा। मुझे बताओ रोड एल्बो से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? रोड एल्बो से हर कोई नहीं मिल सकता, वो सिर्फ उन लोगों से मिलता है जिनसे वाकिफ हो।
क्या ये सब कुछ मुझे बताना तुम्हारे फराइज में शामिल है? मैंने उखड़ अंदाज में कहा। नहीं, लेकिन बकवास मत करो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मुझे उससे इंतहाई जरूरी काम है और मैं उसे तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। उसके चेहरे पर तदब्जब के आसार नजर आए, लेकिन रोड एल्बो तक रहनुमाई के लिए उसे तैयार होना ही पड़ा। मैं एक आदमी साथ किए देता हूँ, वो तुम्हें बास तक ले जाएगा, मगर याद रखना अगर रोड एल्बो तुम्हें पहचान ना सका तो मैं तुम्हारा हशर बहुत ही बुरा करूंगा। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, परवाह मत करो, मैं तुमसे भी ज्यादा बुरा आदमी हूँ, मैंने कहा और उस पिस्ता कामिज शख्स के साथ चलने लगा जो मुझे रोड एल्बो तक पहुंचाने के लिए साथ किया गया था। हम कैंप से गुजरकर शिमाली रुख वाली पहाड़ियों के नजदीक पहुंच गए। उन पहाड़ियों में कुदरती गार बकसरत थे। ऐसे ही गार के दाने पर पहुंचकर उस शख्स ने हमसे रुकने के लिए कहा और खुद अंदर चला गया। अंदर मसनूई रोशनी का बंदोबस्त था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो 2 अफराद उसके हमरा थे। उनमें से एक ने हमसे हमारी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। तुम में से रोड एल्बो कौन है? मैंने उन दोनों को घूरते हुए कहा। हम दोनों मिस्टर रोड एल्बो के कारकुन हैं, हमें अपनी आमद की वजह बताओ। मैंने अपना सर पीट लिया। या तो ये कैंप पागलों का अड्डा है या फिर मैं खुद पागल हो गया हूँ, मैंने गुस्सीली आवाज में कहा। जब मैंने कह दिया कि मैं सिर्फ रोड एल्बो से मिलना चाहता हूँ तो तुम मेरे साथ ये फजूल हरकतें क्यों कर रहे हो? मिस्टर रोड एल्बो को मेरी आमद की इतला दो और अपने काम से एक काम रखो। वो एक दूसरे की सूरतें देखने लगे। शायद मेरे लहजे की जारियत उन पर असरअंदाज हुई थी। तलाशी तो बहरहाल तुम्हें देना ही होगी, उनमें से एक ने कहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। जो कुछ भी करना है जल्दी करो। उन्होंने सरसरी अंदाज में हमारी तलाशी ली और मुतमईन होकर हमें गार के अंदर ले गए। गार के गोशे में एक शख्स अपने ताज के पत्ते फैलाए बैठा कुछ खेल रहा था। वो दोनों हमें उसके पास ले गए। उस शख्स ने चौंक कर सर उठाया। क्या बात है? उसने सख्ती से पूछा। 2 अजनबियों को गार में देखकर उसके चेहरे पर हैरत नजर आने लगी थी। ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं बास। क्यों? वो गर्राया। ये बात किसी और के इल्म में नहीं लाई जा सकती। मैंने आगे बढ़कर उससे कहा और वो मुझे घूरने लगा। चंद लम्हे हम दोनों को घूरता रहा। फिर जैसे अचानक ही उसे कुछ याद आ गया। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ओह हाँ ठीक है, उसने कहा और अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग जाओ। उसके साथी गार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद उसने हमें घूरा। अब बताओ तुम लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आपको किंग इटलस का पैगाम मिल चुका होगा। तहजीब बोल पड़ी। हम उसके नुमाइंदे हैं। मेरा भी यही ख्याल था। रोड एल्बो का लहजा अचानक ही दोस्ताना हो गया। आओ बैठो। मैं और तहजीब बैठ गए। ये तुम दोनों ने अपना हुलिया क्या बना रखा है? रोड एल्बो ने हमें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मिस्टर किंग को भी मालूम नहीं होगा कि रास्ते में हम पर क्या बीती। मैंने कहा क्या मतलब? हमारा ताकुब शुरू हो गया था। जिस लैंड रोवर में हम सफर कर रहे थे वो तबाह हो गई और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। मैंने तो किंग से पहले ही कह दिया था कि रास्ते में खतरात दरपेश हो सकते हैं, लिहाजा तुम्हें तनहा ना भेजे। बहरहाल तुम्हें जिंदा सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। सुना है तुम फेरेक्स की औलाद हो? हाँ, और बस ये इत्तफाक ही था कि किंग इटलस से मुलाकात होगी और उन्होंने एक काम हमारे सुपुर्द कर दिया। फेरेक्स से मेरी भी दोस्ती थी। वो बहुत अच्छा आदमी था, दोस्तों के काम आने वाला, लेकिन हमारा उससे इख्तिलाफ उसकी शराफत की वजह से था। हमें मालूम है जनाब, यही वजह थी कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा और अब हमें अपने लिए खुद सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम लोगों के बारे में सुनकर ये बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपने बाप के बरक्स अपने लिए सही रास्ता मुंतखब किया है। फेरेक्स ने तो खैर जैसे तैसे गुजार ही ली, लेकिन अब दौर बदल चुका है। आज के दौर में शराफत की कोई कदर कीमत नहीं है। शराफत के चक्कर में पड़कर आदमी को भूखों मरना पड़ता है। उसके बच्चे फाके करते हैं और जिंदगी एक अजाब बनकर रह जाती है। अब तो हम इस राह पर इतनी दूर निकल आए हैं कि वापस जाना चाहें तो भी वापस नहीं जा सकते। वापसी गलत रास्ते से हुआ करती है, सही रास्ते पर तो आगे ही बढ़ा करते हैं। रोड एल्बो ने कहा। किंग ने तुम्हें बता दिया होगा कि तुमने जिस काम को करने का बेड़ा उठाया है उसमें कितने खतरात हैं। जी हाँ, हमने बहुत सोच समझकर ये काम करने की हामी भरी है, तहजीब ने कहा। अगर किंग ने तुम लोगों का इंतखाब किया है तो कुछ देख कर ही किया होगा, वरना ये मामला तो हम जैसे लोगों के बस से भी बाहर है। मैंने सीक्रेट एजेंटों की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सुना भी है। ये बड़े खौफनाक लोग होते हैं, तुम कैसे उनसे मुकाबला कर सकोगे? कभी जरूरी नहीं है मिस्टर रोड एल्बो कि उनसे मुकाबला ही किया जाए। मैंने कहा हम उनसे बचकर भी तो काम कर सकते हैं। मैं खुद भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। रोड एल्बो ने खुश होकर कहा। तुम्हारी दानत तो साबित हो गई, अब ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैं। किंग अंकल ने आपको बताया होगा कि काम शुरू करने से पहले हम डी फोस्टर से मिलना चाहते हैं। क्या आप हमें उससे मिलवा सकते हैं? क्यों नहीं, रोड एल्बो ने कहा। वो यहीं एक गार में है, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। रोड एल्बो ने नजदीक रखी हुई टार्च उठाई और गार के एक तारीक गोशे की तरफ
बढ़ने लगा। मैं और तहजीब उसके पीछे थे। रोड एल्बो के पीछे हम उस कुदरती सुरंग में दाखिल हो गए जो इसी गार से निकल रही थी। काफी देर पीछ दर पीछ रास्तों पर चलने के बाद रोड एल्बो रुक गया। डी फोस्टर उस गार में मौजूद है। रोड एल्बो ने एक जानिब इशारा किया जहां दाने से रोशनी फूटती नजर आ रही थी। आओ मैं उसे तुम्हारा तारुफ कराऊं। मैं और तहजीब उसके साथ गार में दाखिल हो गए। कुशादा गार में एक बिस्तर पर डी फोस्टर मौजूद था। मैंने उसे एक ही निगाह में पहचान लिया। तहजीब ने भी पहचान लिया होगा, इसलिए कि ओशील मिकाइल ने हमें उसकी तस्वीरें दिखाई थी जो हमारे ज़हनों में महफूज थी। इन लोगों से मिलो डी फोस्टर। रोड एल्बो ने आगे बढ़कर उससे कहा, यह तुम्हारे मददगार हैं। मददगार? डी फोस्टर ने नहीफ आवाज में कहा और धीमी आवाज में हंस पड़ा, मगर यह अंदाजा करना मुश्किल था कि वो हंसा है या खनकारा है। हाँ, इन्हें किंग इटलस ने बड़े एतमाद से तुम्हारे पास भेजा है। ये तुम्हारी मुश्किलात का सबब साबित होंगे, रोड एल्बो ने कहा। डी फोस्टर ने बड़े गौर से हम लोगों को देखा और मैंने उसकी आंखों में मायूसी उतरते देखी, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोला। मेरे पास फुर्सत होती तो तुम्हारी गुफ्तगू में जरूर शरीक होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोड एल्बो बोला। इस सिलसिले में मेरे सुपुर्द जो जिम्मेदारी भी की जाएगी मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। अब मुझे इजाजत दें। रोड एल्बो पलटकर गार से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं और तहजीब डी फोस्टर के नजदीक जा बैठे। हम अगर आपके हमदर्द नहीं हो सके तो आपके दुश्मन भी नहीं हो सकते। मैं थक चुका हूँ, डी फोस्टर ने कमजोर अंदाज में कहा। इस सूरत-ए-हाल को मजीद बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। हौसला रखें मिस्टर डी फोस्टर, तहजीब बोली। हौसले जवान हो तो आदमी कभी शिकस्त नहीं खा सकता। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ मगर रह नहीं सकता। डी फोस्टर ने अपना सर पकड़ लिया। यूं लगता है जैसे मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। तहजीब झपट कर उठी और नजदीकी बर्तन से पानी निकालकर डी फोस्टर को दिया। डी फोस्टर ने उसके हाथ से पानी का प्याला झपट कर मुंह से लगा लिया और इतनी बेसब्री से पानी पी गया जैसे बरसों का प्यासा रहा हो। और पानी दूं अंकल? तहजीब ने बड़ी अपनाइयत से पूछा। खुश रहो मेरी बच्ची, डी फोस्टर ने कहा। नहीं, मैं और पानी नहीं पीऊंगा, अब जिंदगी ही कितनी रह गई है। आप आराम करें अंकल, तहजीब ने खड़े होते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि हमारी आमद से आपको तकलीफ पहुंची। बैठ जाओ मेरी बच्ची, बैठ जाओ, डी फोस्टर ने बेसब्री से कहा। तुम्हारे लहजे से मुझे खुलूस की बू आ रही है। चाहे तुम्हारा अंदाज ही ऐसा है, मगर मेरे लिए बड़ी नेमत है। तहजीब बैठ गई। आप बेजा शकूक का शिकार हैं अंकल, उसने कहा। हम आपको किसी बात के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग क्या तवक्कुआत लेकर यहाँ आए हो, लेकिन मैं तुमसे जो बातें करूंगा वो तुम्हारी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ होंगी। मैं समझा नहीं डी फोस्टर, मैंने कहा। मैं तुम्हें समझाए देता हूँ, डी फोस्टर ने कहा। बहुत गौर करने के बाद मैंने फैसला किया था कि अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। एक आखिरी काम जो मुझे इस तकलीफ से मुसलसल निजात दिला देगा, इस अजाब से छुटकारा दिला देगा जो मैंने खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। मैं और तहजीब अजीब सी निगाहों से उसे देख रहे थे।